पार्क के एक कोने में बेंच पर विशाल जी चुपचाप बैठे थे। चारों तरफ फूल खिले हुए थे, बच्चे खेलने में मग्न थे। शाम के साए लंबे होने लगे थे। एक ठंडी सांस खींचकर उन्होंने उठने की कोशिश की, पर फिर बैठ गए। विचारों के भंवर में एक बार फिर गोते लगाने लगे। यहाँ रिटायरमेंट उन पर भारी पड़ रहा था। पहले सुबह तैयार होकर ऑफिस चले जाते थे। सारा दिन कैसे कट जाता था पता ही नहीं चलता था। टेलीफोन, मीटिंग, फाइलें, पार्टियां, क्लब, क्या चीज़ नहीं था उनकी ज़िंदगी में। ठाठ ही ठाठ थे। समय कैसे भाग रहा था कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन एक दिन अचानक जब उनकी पत्नी राधिका को दिल का दौरा पड़ा, तब यूं लगा कि मानो जिंदगी रुक सी गई हो। राधिका के जाने के बाद जीवन में खालीपन सा आ गया। घर में बेटा सुभाष और बहू लक्ष्मी, पोता रोहन और पोती रोहिणी सभी उनका बहुत ख्याल रखते थे। परंतु रिटायरमेंट के बाद समय काटे नहीं कट रहा था। बच्चे अपने स्कूल और सुहास व लक्ष्मी अपने अपने ऑफिस चले जाते थे। उनके लिए तो बस हाय हाय पापा, बाय पापा से आगे बातें ही नहीं होती थी। हाँ, उन्हें याद आया कि कॉलेज के दिनों में उनके प्रोफेसर दयाराम अक्सर कहा करते थे, बेटे पढ़ाई तो ठीक है, बढ़िया नौकरी भी लग जाएगी, पर कुछ और भी सीखो, जैसे संगीत, नाटक, पेंटिंग आदि, ताकि अपने खाली समय में अपना समय पास कर सको। और वह हंसते रहते थे। खाली समय था जिसके पास वे तो चाहते थे कि दिन में कुछ घंटे और होते तो एक आधा काम और कर डालते। फिर राधिका भी शायद ऐसा ही कुछ कहती थी, आप परिवार में भी कुछ रुचि लिया करें, बच्चों के साथ रिश्ते बनाएं, उनके साथ बैठे। पर विशाल जी को यह सब बातें खोखली लगती थी। पर अब जब पेड़ों में पक्षियों की चहचहाट बढ़ने लगी थी, शायद सभी रात के ठिकाने ढूंढ रहे थे, उनके भी ख्यालों में लड़ियां टूट गई थी और वे भारी कदमों से घर की ओर चल पड़े। रोहन और रोहिणी पढ़ रहे थे। बीच बीच में रोहिणी रोहन से कुछ पूछ भी लेती थी। रोहन कभी कभी खींच भी उठता था। विशाल जी रोहिणी के पास गए और बोले, मैं तुम्हें होमवर्क करने में सहायता करता हूँ। वह हैरानी से उन्हें देखने लगी और फिर बोली, नहीं दादाजी, मैं नहीं लूँगी, या फिर मैं भैया से पूछ लूँगी। विशाल जी ने कहा, मैं कराता हूँ ना। फिर वह बोली, नहीं, माँ डांटेगी, वे कहती है कि अपने को आप दादाजी को तंग नहीं करेंगे। आपके यहाँ आने के बाद हम बिल्कुल चुपचाप रहना चाहिए, नहीं तो आप नाराज़ हो जाएंगे। विशाल जी सकपका गए और वापस सोफे पर आकर बैठ गए। वे सुबह का बासी अखबार देखने लगे। मन नहीं लग रहा था। उन्होंने फिर टीवी चलाया, लेकिन टीवी भी कोई प्रोग्राम पसंद नहीं आया और उसके बाद टीवी बंद कर दी। बच्चे होमवर्क करके अपने अपने कमरे में टीवी देखने लगे। उसी हंसी मजाक में वे भी शामिल होना चाहते थे, पर ऐसा ना हो सका। नौकर ने आकर खाना खाने के लिए पूछा तो उन्होंने पूछा, बच्चे भी खाएंगे? नौकर ने बताया कि वे तो खा चुके। उन्होंने सुभाष और लक्ष्मी के बारे में पूछा तो पता चला कि वह दोनों बाहर से खाकर आएंगे। उन्होंने खाना लगाने के लिए कहा तो दिया, पर चाहकर भी वो खा ना सके। 2 ही कौर खाकर उठ गए। राधिका की बहुत कमी महसूस हो रही थी। वे अपने कमरे में चले गए और कपड़े बदल कर लेट गए। लेटने पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। बिस्तर पर करवटें बदलते रहे और फिर ना जाने कब उन्हें नींद आ गई। सुबह जगने पर भी उन्हें उठने का मन नहीं किया। उनके सामने सारा दिन पहाड़ जैसा खड़ा था। नौकर चाय रखकर चला गया था। नहाकर निकले तो बच्चे स्कूल जा चुके थे। सुभाष और लक्ष्मी अभी नाश्ते के लिए आए ही थे। वे जाकर टेबल पर बैठ गए। पहले सुभाष आया और बोला, हाँ पापा कैसे हैं? जवाब के लिए रुके बिना अखबार देखते हुए वह हाथ में चाय का कप उठा लिया और चाय पीते हुए बोला, आज बहुत काम है और कुछ ज़्यादा ही बिजी रहूँगा। चाय ख़त्म करके बोला, अच्छा मैं चलता हूँ पापा। सुभाष के जाने के कुछ देर बाद लक्ष्मी आई। पाँव छूते हुए बोली,
कैसे हैं पापा? साथ ही नौकर को आवाज़ देते हुए बोली, रामू, बड़े साहब से पूछकर खाना बना लेना, शाम को बच्चे की पसंद का भी कुछ ज़रूर बना देना, मुझे शायद लौटने में देर हो जाएगी। अच्छा पापा, मैं चलूँ? और वह फिर चली गई। अकेले रह गए विशाल जी। सोचने लगे अब क्या करें। किसी से मिलने या फ़ोन करने का मन नहीं कर रहा था। थक हार कर पार्क की ओर निकल गए। पार्क में अधिकांश बूढ़े लोग ही थे। उन्होंने उनकी तरह ही कुछ करने को नहीं था। वे आपस में बैठे बतिया रहे थे या टहलते हुए घूम रहे थे। एक बेंच पर एक भद्र महिला अधलेटी सी बैठी हुई थी। विशाल जी को लगा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वे उनके पास चले गए। उसके पुकारने पर महिला ने आंखें खोली। उसकी आंखें लाल थी। विशाल जी को लगा उसे तेज बुखार है। पूछने पर जरा सा सिर हिलाकर उसने हामी भर दी। विशाल जी ने उसका हाथ छूकर देखा तो तेज बुखार लग रहा था। पूछने पर पता लगा कि इस समय उसके घर पर कोई नहीं है, लेकिन बुखार का कारण उसका मन घबरा रहा था, इसलिए वह पार्क में आ गई थी। किसी तरह सहारा देकर विशाल जी उसे घर ले गए। उसका नाम सुधा था। घर का ताला खोलकर वे अंदर गए। विशाल जी ने सुधा जी से सोफे पर लिटा दिया। उनसे पूछा, घर में कोई बुखार की दवा है? सुधा जी ने कहा, रसोई की अलमारी में है। वे रसोई में गए और अलमारी से दवा निकाली। पानी का ग्लास भर रहे थे। तभी सोचा कि चाय भी बना ली जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाय के लिए नापकर 2 कप पानी पतीले में डाला, पर उन्होंने आज तक नहीं जलाई थी। उन्हें याद आया कि राधिका अक्सर कहती थी कि कम से कम कुछ बनाना तो सीख लो, चाय खिचड़ी इत्यादि ही बनाना सीख लो, कौन जाने कब काम आएगा। तब मैं हंसी में टाल देता था। हार कर पानी और दवा लेकर मैं बैठ गया। उन्होंने सहारा देकर सुधा जी को उठाया और दवा देते हुए बोले, सॉरी, चाय नहीं बना पाया, कभी बनाई नहीं है, राधिका कह रही थी, पर खैर छोड़ो, दवा खा लो। सुधा ने पानी के साथ दवा ले ली। थोड़ी देर बाद उन्हें जब कुछ राहत महसूस हुई तो उसका ख्याल आया कि मेहमान को चाय तो पिलानी चाहिए। विशाल जी के लाख मना करने पर वह चाय बनाने के लिए उठ गई। थोड़ी देर बाद 2 कप चाय और कुछ मठरियाँ लेकर आई। विशाल जी को शर्मिंदगी महसूस हुई, पर उन्होंने चाय और मठरी ले ली। चाय पीकर सुधा जी की तबीयत कुछ और संभलती तो दोनों बातें करने लगे। विशाल जी ने उन्हें अपने परिवार के बारे में बताया। फिर सुधा ने बताया कि वह अपनी बेटी, दामाद और नातिन के साथ रहती हैं। उनके पति बरसों पहले देहांत हो गया था। बेटी दामाद काम पर जाते हैं और नातिन कॉलेज। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। किसे फुर्सत है उसके लिए, पर घर चलता ही रहता है, गृहिणी की तरह या फिर नौकर की तरह। वे नहीं जानते, सब उन पर निर्भर रहते हैं। पहले तो उनको अच्छा लगता था, पर अब वे थक गई। सब अधिकार से बोलते हैं। प्यार, इज्जत जैसी कोई भावना ही नज़र नहीं आती है। किसी के पास छुट्टी के दिन भी नहीं कि कोई उसके साथ बात कर ले। लेकिन अचानक सुधा जी को लगा कि एक अजनबी के साथ इस तरह बातें करना उचित नहीं है। वे रुक गईं और माफ़ी मांगने लगी। इस पर विशाल जी बोले, सुधा जी, माफ़ी ना मांगे, शायद मेरे भी दिल में कुछ ऐसे ही फफोले हैं। हम दोनों के हालात एक जैसे हैं, फिर शर्माना कैसा। चलो, बातें करके अपना मन कुछ हल्का हुआ। सुधा ने उन्हें खाने के लिए भी रोकना चाहा, पर वे रुके नहीं और घर लौट आए। दूसरे दिन पार्क में विशाल बैठे थे तो दूर से देखा सुधा जी आ रही थी। वह सीधे उनके पास चली आई और पिछले दिन के लिए धन्यवाद देने लगी। फिर वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। फिर यह सिलसिला सुबह शाम चलने लगा। धीरे धीरे एक दूसरे का इंतज़ार भी करने लगे। कभी कभी पास के रेस्टोरेंट में खाना और चाय भी पीने जाया करते थे। एक दिन सुधा जी ने उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। वे मान गए। सुधा ने उनकी पसंद के आलू के पराठे बनाए थे। खाते हुए उन्हें अपनी पत्नी राधिका की याद आ गई।
कुछ दिन विशाल जी पार्क नहीं आए क्योंकि उन्हें कुछ हरारत सी महसूस हो रही थी। तब 2 दिन बाद सुधा जी उनका हाल चाल पूछने उनके घर चली आई थी। विशाल जी ने नौकर से कहकर चाय बनवाई और बाद में सुधा जी को खाने के लिए भी रोक लिया। समय उसी तरह से बीत रहा था। एक शाम जब वे पार्क में घूम रहे थे तभी रोहन दादाजी को ढूंढता हुआ वहां पर आया और बोला, दादाजी, रोहिणी की नाक से खून बह रहा है, जल्दी घर चलो। वे बदहवास घर की ओर निकल पड़े। सुधा भी उनके पीछे हो ली। सुधा जी रोहिणी की नाक की धुलाई, उसका सर गीला किया और फिर सिर पीछे करके कुर्सी पर लेटा दिया। थोड़ी देर बाद खून आना बंद हो गया तो विशाल जी ने चैन की सांस ली। बच्चों ने सुधा जी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ये सुधा आंटी हैं, मेरी मित्र हैं, यहाँ पास में ही रहती हैं। चाय पीकर और कुछ देर बाद बच्चों से खेल कूद कर सुधा जी चली गई। जब कुछ दिनों बाद बच्चे सुधा जी से दोबारा मिले तो विशाल जी ने अपने बच्चों से कहा, बेटा आंटी से नमस्ते करो। तो रोहन ने तो नमस्ते कर लिया पर रोहिणी ने कहा, नमस्ते दादी। विशाल जी को लगा कि सुधा जी को शायद बुरा लगा, इसलिए उन्हें रोहिणी से ऐसा कहने का कारण पूछा तो वह बोली, माँ ने कहा था कि ये सुधा आंटी नहीं सुधा दादी हैं। सुधा जी चुपचाप वहाँ से चली गई। शाम को लक्ष्मी के घर लौटने पर विशाल जी ने उसे सारी बात बताई और उसका कारण पूछा। उन्होंने यह भी बताया कि सुधा जी को बुरा लगा था पर लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा। रात को विशाल जी ने सुभाष को भी बताया तो वह भी चुप ही रहा। अगले दिन सुधा पार्क में नहीं आई। उसके अगले दिन भी जब वह नहीं आई तो विशाल जी उसके घर गए। वे उन्हें देखकर परेशान सी हो गई। बहुत पूछने पर वह रो पड़ी। मेरी नातिन भी आपके बारे में नानी का बुढ़ा बॉयफ्रेंड कहकर मजाक उड़ाती है, मुझे बुरा लगता है और मैं उसे डांट देती हूँ। पर रोहिणी की बात विशाल जी को भी यह बातें चुभ रही थी। उन्होंने सुधा जी को विश्वास दिलाया कि वे इस समस्या का कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकालेंगे। उन्होंने कुछ दिन का समय मांगा। 2-3 दिन सोचने के बाद सुधा जी के घर गए। उन्होंने सुधा जी के आने वाले शनिवार को परिवार के साथ शाम 5 बजे चाय पर आमंत्रित किया। सुधा जी का बिल्कुल मन नहीं था पर उन्हें समझाने पर वे दोनों कब तक घरवाले के ताने सुनते रहेंगे तो वे मान गई। लक्ष्मी और सुहास को भी विशाल जी ने शनिवार शाम घर पर रहने को कहा और बताया कि कुछ खास मेहमान चाय पर आ रहे हैं। शनिवार की शाम को दरवाजे की घंटी बजी और सुधा जी का परिवार अंदर आया तो लक्ष्मी की व्यंग्यपूर्ण मुस्कान विशाल जी से छिपी ना सकी। परिवार के लोग का आपस में परिचय कराकर जब बैठाया गया तब वातावरण बिल्कुल बोझित सा लग रहा था। खैर चाय नाश्ता आ जाने पर माहौल बिल्कुल हल्का फुल्का नजर आने लगा। चाय समाप्त होने पर विशाल जी ने रोहिणी वाला किस्सा सुनाया। फिर कमरे में चुप्पी छा गई। उसके बाद सुधा ने अपनी नातिन का कहा दोहराया तो उनके परिवार में बहुत अकुलाहट सी दिखने लगी। वातावरण फिर से बोझित हो गया था। तब विशाल जी ने कहा, आप लोग आज की पीढ़ी के हैं, आपकी सभ्यता में प्रेम विवाह में खूब हो रहे हैं। मेरे बेटे सुभाष के कुछ दोस्त यहाँ आते हैं अपने लिव इन पार्टनर के साथ। उनकी तो कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वे आज की पीढ़ी हैं, लेकिन यहाँ सुधा जी और मैं जीवन के संध्या के कगार पर खड़े हैं और आप लोग के पास हमारे लिए कोई समय ही नहीं है। हमने अगर दोस्ती कर ली तो आप लोग क्यों परेशान हैं? हम 2-4 बातें करके आपस में हंस बोल लेते हैं तो आपको ऐतराज होता है। आप हमारे रिश्ते को शायद अश्लील समझते हैं और आप हमसे इस रिश्ते का नाम जानना चाहते हैं। तो आज मैं आप सभी को
बताता हूँ हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आपकी नज़र में हम गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक पुरुष हूँ और सुधा जी एक स्त्री है। मैं जानता हूँ कि आपके मित्र और सहयोगियों में स्त्री और पुरुष दोनों ही दोस्त हैं। आप उनके साथ हंसते बोलते बातें करते हैं। मैं आप लोगों से नहीं पूछता हूँ कि यह आप लोगों का रिश्ता कैसा है। कमरे में फिर से एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सभी के सिर झुके हुए थे। अपने चारों ओर निगाहें घुमाकर देखने के बाद विशाल जी ने फिर से कहना शुरू कर दिया, सच तो यह है कि हम एक खूंटी बंधी जिंदगी से तंग आ गए हैं। आपको ऐतराज हमारी दोस्ती से है तो हम आज भी अभी इस घर को किसी मैंने बनाया था उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। सुधा जी अगर चाहें तो वह भी हमारे साथ आ सकती हैं, क्योंकि हम भी जीना चाहते हैं, हमें भी जीने का हक है। कुछ रुक कर आगे बोले, मैं आपका फैसला छोड़ रहा हूँ, पर यह फैसला मैं आज ही सुनना चाहता हूँ। कमरे की चुप्पी तोड़ती हुई कई आवाज़ें एक साथ आईं, पापा, माँ, नानी। फिर कमरा गूंज उठा, हम सब आपका साथ देंगे। हमें आप दोनों को बहुत दुख दिया है, पर आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।